तो शुरुआती तौर पर शेयर मार्केट ने वित्त मंत्री के बजट को नकार दिया है, लेकिन यह भी साफ है कि केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने अपने बजट में विकास पर खास जोर दिया है। लेकिन एक तरफ जहां वित्त मंत्री लगातार विकास की बात कर रहे थे, वहीं सेंसेक्स और निफ्टी में लगातार गिरावट भी दर्ज की जा रही थी और वित्त मंत्री से सबसे ज्यादा टैक्स में ही छूट की उम्मीद थी। लेकिन प्रणब बाबू ने अपने बजट में नौकरी पेशा लोगों को आयकर में ज्यादा छूट नहीं देते हुए महिला और पुरुष आयकर दाताओं की आयकर सीमा में केवल 10,000 रुपए की बढ़ोतरी की और इसके साथ ही बुजुर्गों की आयकर सीमा में 15,000 तक की छूट का ऐलान किया। साथ ही टैक्स सरचार्ज की अगर बात की जाए तो उसको खत्म किए जाने का ऐलान किया गया है। कमोडिटी जो टैक्स होता है सीसीटी उसको हटा दिया गया है और एक और जो बड़ी बात है वो काफी मायने रखती है, वो है फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, इसको भी खत्म कर दिया गया है। कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को हटा दिया गया है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि काफी मायने रखती हैं टैक्स स्ट्रक्चर में और वो है कुछ जहां पर जो थोड़ी बहुत इजाफे किए गए हैं। कस्टम ड्यूटी है सेट टॉप बॉक्सेस पे, उसको बढ़ा दिया गया है। साथ ही कुछ जगह कम किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स में एलसीडी के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, एलसीडी के ऊपर कम कर दिया गया है। मोबाइल के ऊपर कस्टम ड्यूटी जो है वो एज इट इज छोड़ दी गई है। लेदर के ऊपर फुल एग्जेम्पशन है, लेदर गुड्स यानी उनके ऊपर फुल एग्जेम्पशन कर दिया गया है। लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है उनको हटा दिया गया इस दायरे से। कुछ हार्ट की कंडीशन के लिए डिवाइसेज होते हैं उनको हटा दिया गया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपनी नई सरकार के पहले बजट की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि यह बजट ग्रामीण विकास पर आधारित है, जो कि नजर पे आ रहा है। Finance Minister has done a commendable job in reconciling the short-term requirements of our economy to provide a stimulus to the growth process and simultaneously to ensure that we recapture the rhythm of the accelerated growth process despite the recessionary tendencies in the world economy. He has therefore chosen a strategy to concentrate on increasing investments in the infrastructure sector, both in the public sector and in the private sector through the PPP route. Simultaneously, he has taken care that we spend a lot more money in putting in place social safety nets, in increasing our investment and outlays in rural development, in agriculture, in healthcare services, in urban renewal mission. Overall, the strategy of the budget is to ensure that our economy recaptures the rhythm of the accelerated growth process. Simultaneously, it seeks to honor in large measures the commitment that we have made to our people to work steadfastly for the well-being of our market. So the fringe benefit tax has been withdrawn. Do you think that's a positive step? No question. Well, we are working towards that goal and it is achievable. 7% growth rate this year is a feasible growth target, but it is not good enough for the medium term. In the medium term, we must move to a growth path of 8 to 9%. Now, NREGA, there is one question on NREGA I have. Substantial increase in the outlay for NREGA. Well, it is very significant. It's a measure of our commitment to the well-being of the poorest sections of our community. Thank you, sir. इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता दें, हमारे साथ काफी सारे एक्सपर्ट मौजूद हैं। पुष्पेश जी हमारे साथ हैं। पुष्पेश जी, प्रधानमंत्री ने जो भी कहा, लेकिन एक चीज जहां पर मैं कोट करूंगा, वित्त मंत्री उन्होंने साइट किया था कौटिल्य को कि किंग शुड बी एबल टू फोरसी अ कैलामिटी, यानी कि जो भी आए उसको पहले देख ले और सब कर ले। यहां पर हमें कुछ चीजें नहीं मिली हैं। मानसून हमारे यहाँ खराब हो रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ग्रामीण
के उस पे है, लेकिन बाकी जब रिसेशन का हिट हो रहा है उस पे कुछ नहीं कहा गया। इस पे आप कैसे कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है दो बातें हैं। कौटिल्य पे पहले बात कर लें। मुझे लगता है कौटिल्य जिस जमाने में बात कर रहे थे वो छत्रपति विजयेशु सम्राट की बात करते थे और वो उसी तरह की, जिस तरह प्लेटो फिलोसोफर किंग की बात कहते थे। अब आपने प्रधानमंत्री को नेहरू से लेकर आज तक फिलोसोफर किंग या फिलोसोफर किंग कहते रहे, इसमें कोई आपको रोक नहीं सकता। मगर आज न प्रधानमंत्री छत्रपति निरंकुश राजा है न वित्त मंत्री। तो जो बात कौटिल्य अपने राजा को सलाह देते थे, सम्राट को, उसको यथावत आज की दुनिया में आचरण उस पर नहीं किया जा सकता। मगर मुझे लगता है कि कहीं न कहीं शायद ये बात स्वीकार की जानी चाहिए थी कि मानसून नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, सूखे की आशंका है और उस प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए या राहत पहुंचाने के लिए इस बजट में कोई प्रावधान किया गया है। मगर मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उसको बिटवीन द लाइंस छुपाकर उस पैसे की व्यवस्था कहीं की गई होगी जो उस आपातकाल के वक्त किसी न किसी निधि से लाकर दी जाएगी। क्योंकि कई बहुत सारे सवाल पेचीदा बचे रहते हैं। कौटिल्य को 2 बार उन्होंने इस्तेमाल किया, मगर भेड़ों के छत्ते में हाथ डालें और शायद बिना कटखनी डंक के खा लें, ये भी मतलब कठिन ही होता है अक्सर। डॉक्टर सुनील गुप्ता हमारे साथ हैं, लोन एंड बैंकिंग एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर गुप्ता, आप इसे 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं इस बजट को। लोन और बैंकिंग ये वो चीजें हैं जिन पर एक आम आदमी का जीवन आधारित रहता है, इसके बिना चल नहीं पाती है रेलगाड़ी। तो क्या है इस बजट में कि आप इसे 10 में से 10 दे रहे हैं कि एक आम आदमी इससे खुश क्यों हो? देखिए, एक तो एजुकेशन लोन की बात है, दूसरी फार्मर्स को लोन की बात है, तीसरी एसएमईज को लोन की बात है। हम किस किस की बात करें? आम आदमी की बात करेंगे ना। देखिए, एजुकेशन लोन में इंटरेस्ट गवर्नमेंट देगी, 5 लाख स्टूडेंट्स को इसका फायदा होगा। दूसरी बात, किसानों को उन्होंने 7% पे ऋण मुहैया कराने की बात की है, या जो हमारे ईमानदार किसान थे उनको 1% कम इंटरेस्ट रेट लेने की बात की है। तो और एसएमईज के लिए उन्होंने 4000 करोड़ रुपए अलग से रखे हैं कि जो भी रिफाइनेंसिंग होगी नेक्स्ट, जो एडिशनल इंक्रीमेंटल फाइनेंसिंग होगी उसमें 50% को ये लोग कवर करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो बैंकिंग की अगर बात की जाए तो बैंकिंग के जरिए, बैंकिंग का सदुपयोग करके सरकार ग्रामीणों तक, स्टूडेंट्स तक और सारे क्षेत्रों के बढ़ावे की बात कर रही है। जैसे IIFSL के थ्रू करी या फार्मर्स की बात करी, तो ये सारी चीजें हैं। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं है कुछ के भी हमको इसको किसी गलत नजरिए से देखना चाहिए। बजट को दूरगामी परिणाम देखने चाहिए। देखिए, जिस तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं हम अगर ग्रामीण क्षेत्रों की, तो वो तभी आ पाएगा जो इस बजट में दिखाया गया है। मुझे लगता है वर्तमान परिस्थिति में इससे अच्छा बजट नहीं हो सकता, सारी परिस्थितियों को देखते हुए। हम बात करते हैं एजुकेशन की। देखिए, कुछ कहीं कहीं कहा जाता है कि अगर आपको 1 साल की प्लानिंग करनी हो तो आप जो है चावल उगा लो, अगर आपको 10 साल की प्लानिंग करनी है तो आप पेड़ उगा लो, अगर आपको 100 साल की प्लानिंग करनी है तो आपको एजुकेशन मैनकाइंड को देनी पड़ेगी। ऐसी चीजें हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी वही चीज है। हमको लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा। हमको ये नहीं देखना है कि अगले 1 साल में हमने क्या करना है, कौन सी चीज के रेट घटाने हैं, कौन सी चीज के बढ़ाने हैं। सुनील जी, अब मैं ये बात इसीलिए उठा रही हूँ क्योंकि एक व्यक्ति जो टीवी पर बजट को देखता है लेकिन उसे ज्यादा समझ नहीं पाता है, उसे ये समझने की बहुत जरूरत है कि इस बजट में ऐसे प्रावधान है तो जो देश को आगे लेकर हमें सिर्फ और सिर्फ यही देखना पड़ेगा कि हम ये ना देखें कि हमारे शेयर्स के रेट कहां जा रहे हैं, कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। अल्टीमेटली हमें देखना पड़ेगा क्या ये बजट भारत के ओवरऑल हित में है कि नहीं है। मुझे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन ब्रेक के दौरान पुष्पेश जी ने भी हमें बताया कि थोड़ा बहुत घाटा शायद उन्हें भी शेयर बाजार में इसके बाद हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद आप भी इसे एक अच्छा बजट मानते हैं? मैं निश्चित रूप से अच्छा बजट मानता हूँ। मैं सब छोटी बात जोड़ना चाहूंगा। आपने ऋण के बारे में गुप्ता जी से पूछा था कि ऋण जो है उसके बारे में आम आदमी भी आज ये समझता है कि बैंक की जो ब्याज दर है वो इस बजट से तय नहीं होती। रिजर्व बैंक अपने निर्देशानुसार घर का लोन हो या कोई और लोन हो, बैंक का प्राइम रेट है उसको साल भर अनुशासित करता रहता है। आज आदमी ये समझता है कि बजट ही उसकी जिंदगी के आर्थिक क्रियाकलाप को प्रभावित नहीं करता। 4 दिन पहले पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए, वो बजट के पहले आ चुके थे। साल भर ऐसा कितनी बार होगा? तो आज ये एक नई परंपरा जो शुरू हुई है कि बजट के अलावा पहले और बाद में ये ऋणों की ब्याज की दर और चीजों की कीमतें घटती बढ़ती रहती हैं। ये समझते हैं आदमी आज बजट को इतनी नटकीता से नहीं लेता। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि उनकी सरकार के सामने 3 चुनौतियां हैं जिनमें सबसे अहम है अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाए रखने की। The first challenge is to lead the economy back to the high GDP growth rate of 9% per annum at the earliest. Growth of income is important in itself, but it is important for the resources that it brings in. These resources provide us with the means to bridge the critical gaps that remain in our development efforts, particularly with regard to the welfare
of the vulnerable segments of our population. The second challenge is to deepen and broaden the agenda for inclusive development and to ensure that no individual, community or region is denied the opportunity to participate in the benefit from the development process. The third challenge is to re-energize government and improve delivery mechanisms. Our institutions must provide high-quality public services, security and the rule of law to all citizens with transparency and accountability. 5 साल की एक स्थायी सरकार का ये पहला कदम है अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो कई सारे सेटबैक्स जो स्टॉक मार्केट को लगते हैं वो शायद नहीं दिखाई दें। बात करेंगे इसके बारे में एक छोटे से ब्रेक के बाद।